नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ PCS में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव और सुबह के बज रहे हैं 8। जैसा कि आपको पता है, रोजाना सुबह 8 बजे हम जनरल साइंस का सेशन लेते हैं, जिसमें शुरुआत के 3 दिन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे बायोलॉजी, थर्सडे एंड फ्राइडे जो है आपका फिजिक्स और सैटरडे हमारा केमिस्ट्री का सेशन होता है। तो जैसा कि आपको पता है आज है फ्राइडे, तो फ्राइडे को हम क्या पढ़ते हैं? तो फिजिक्स पढ़ते हैं। कल हमने फिजिक्स का एक चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था यूनिट एंड मेजरमेंट्स। कल मैंने उसके कुछ MCQ भी दिए थे, आप लोगों ने उसके बहुत सारे आंसर्स भी दिए, तो बहुत सारे लोगों के आंसर सही थे। उनको डिस्कस करते हुए फिर सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो कल जो मैंने सेशन में क्वेश्चन पूछा था वो ये पूछा था, द सिंबल टू रिप्रेजेंट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। देखिए, मैंने 7 फंडामेंटल यूनिट्स बताई थी आपको, उसमें से एक थी जिसको कहा जाता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, या हिंदी में ही कहा जाता है पदार्थ की मात्रा। तो वो किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? तो वो मोल से किया जाता है। वो होता मोल है, लेकिन जो यूनिट लिखी जाती है वो MOL लिखा जाता है। ये केल्विन हो गया जो कि टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है। ये जो है आपका एम्पियर हो गया जो करंट को करता है, और ये कैंडेला हो गया जो कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी को करता है। तो उस समय जब इसको बनाया गया था तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब ज्योति तीव्रता जिसको कहा जाता है, तो कैंडल की इंटेंसिटी से नापते थे, तो कैंडल से कैंडेला नाम पड़ गया। तो इसका आंसर सही क्या होगा? मोल होगा। दूसरा क्वेश्चन दिया था, हाउ मेनी फंडामेंटल यूनिट्स आर। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन मैंने दिया था आपको, तो आपको पता है कितनी फंडामेंटल यूनिट्स है, कितनी मौलिक इकाइयां हैं? तो 7 है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज नॉट डेराइव्ड यूनिट। इनमें से कौन सी व्युत्पन्न इकाई नहीं है? ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि इनमें से कौन सी व्युत्पन्न इकाई नहीं है। डेराइव यूनिट्स मैंने आपको कल भी समझाया था कि वो यूनिट्स होती हैं जो किससे मिलकर बनती हैं? फंडामेंटल यूनिट से मिलकर बनती हैं, उनको हम डेराइव्ड यूनिट्स कह देते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे पास्कल की, तो पास्कल मतलब किसकी बात हो रही है? प्रेशर की। और प्रेशर जो है वो किससे मिलकर बना है? मैंने कल भी बताया था, फोर्स अपॉन एरिया, मतलब बल अपॉन क्षेत्रफल जो है अगर हम बात करें तो वो हो जाता है प्रेशर या फिर दाब। तो इसमें फोर्स की यूनिट हो गई न्यूटन, एरिया की यूनिट हो गई मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है वो किसी भी तरह से फंडामेंटल यूनिट नहीं है, क्योंकि न्यूटन तो मैंने आपको कल भी बताया था कि न्यूटन तो खुद क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां पर ये हो गया, तो इसी को आप कह देते हैं kg मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। इसमें से मीटर कट जाता है और बचता है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसी को आप कह देते हैं पास्कल। तो पास्कल कहां से हो गई आपकी एक फंडामेंटल यूनिट्स? ये तो हो गई आपकी डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड का मतलब ये एक व्युत्पन्न जो है इकाई है, और यहां पे आपसे पूछा गया इनमें से कौन सी व्युत्पन्न इकाई नहीं है। दूसरा ऑप्शन है किलोग्राम। तो किलोग्राम किसका होता है? तो मास का होता है। तो ये जो है एक फंडामेंटल यूनिट है। वॉट भी नहीं है, जूल भी नहीं है, ये वर्क की यूनिट होती है, ये पावर की यूनिट होती है। शक्ति और आपका कार्य, इसको भी पढ़ेंगे। वर्क एनर्जी पावर एक चैप्टर है, आपको पढ़ना है तो उसमें भी मैं बताऊंगा। तो इसमें फंडामेंटल यूनिट कौन सी थी? किलोग्राम थी। तो वो भी एक आंसर्स आप लोगों को समझने आए भी थे। इस तरीके से आप आंसर्स देते भी रहिए। धीरे धीरे हम क्वेश्चंस के लेवल भी बढ़ाएंगे। आज जो क्वेश्चंस होंगे उसका थोड़ा सा लेवल ज्यादा होगा, और क्वेश्चंस भी हम धीरे धीरे बढ़ाते चलेंगे। तो धीरे धीरे सब्जेक्ट पर हमें अच्छे से कमांड करना है, और मेरा शुरू से यही है कि जिनको नहीं आता है बिल्कुल उनके लिए ये जो है पूरी सीरीज है, और जिनको आता है उनको भी बहुत सारी नई चीजें मिलेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। कल में हमने थोड़ी सी बात करी थी यूनिट्स वगैरह की, उनको डिस्कस करते हुए आगे लेक्चर प्रोसीड करते हैं। तो कल मैंने वही बताया था आपको, यूनिट्स या इकाइयां क्या होती हैं। तो वो मेजरमेंट जो होता है, मापन में जो आपका कोई भी मापन होता है, चाहे 10 kg की बात करें, 10 लीटर की बात करें, 5 घंटों की बात करें, तो ये जो आखिरी में लग रहा है वो क्या है? इकाई है। वो क्या है? आपकी यूनिट है। और जो आगे लग रहा है वो है मात्रा या क्वांटिटी। तो कोई भी मापन जो है, कोई भी मेजरमेंट इसके बिना कंप्लीट नहीं होता है। इसमें फिर हमने यूनिट्स की बात करी थी, 3 तरह की यूनिट्स बताई थी मैंने इसमें। फंडामेंटल यूनिट, इसके अलावा व्युत्पन्न यूनिट मतलब डिराइव्ड यूनिट, और तीसरी सप्लीमेंट्री यूनिट्स, इनको देखा था। फंडामेंटल यूनिट 7 तरह की होती हैं, जो मैंने आपको बताया था, लेंथ, मास, टाइम, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसके अलावा ये आपका इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, जो हमने क्वेश्चन भी देखा। इसके बाद डिराइव्ड यूनिट वो होती हैं जो किससे मिलकर बनती हैं? तो जो फंडामेंटल यूनिट से ही मिलकर बना दी जाती है उनको डिराइव्ड यूनिट कहा जाता है। इसमें हमने बहुत सारी डिराइव्ड यूनिट्स को भी डिस्कस किया था। इसके बाद हमने सप्लीमेंट्री यूनिट्स की बात करी थी कि एक होता है एंगल और एक होता है सॉलिड एंगल, मतलब एक प्लेन एंगल, एक सॉलिड एंगल। तो ये जो है सप्लीमेंट्री के अंदर आ जाता है। तो सप्लीमेंट्री जो होता है, जिसको पूरक इकाइयां कहा जाता है, वैसे तो ये होता क्या है, ये एक तरीके से फंडामेंटल से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन उससे थोड़ा सा भिन्न होता है। और मैंने यहां बताया था ये इसमें जो है यूनिट लेस होता है,
ये डायमेंशन लेस भी होता है, मतलब इसमें डायमेंशंस नहीं होते हैं, आयाम जो जिनको विमाया भी कहा जाता है वो इसमें नहीं पाई जाती हैं, तो उसको कहा जाता है। तो ये जो है आपका क्या हो गया, ये प्लेन एंगल जो इससे जुड़ा हुआ है जिसकी रेडियन होती है, और सॉलिड एंगल जो है ठोस कोण जो होता है स्टे रेडियन होता है। जैसे इसको समझने के लिए आप देख सकते हैं, जैसे कि आपने एक ये चीज देख ली, और अगर हम बात करें यहाँ पर ये दो चीजें हैं, तो ये दो चीजें, इसकी भी कुछ लेंथ है और इसकी भी कुछ लेंथ है, इन दोनों के बीच में अगर कोई एंगल बन रहा है तो इसको कहा जाएगा प्लेन एंगल। लेकिन किसी सॉलिड बॉडी के अंदर बन रहा है, सॉलिड बॉडी मतलब कि मान लिया जाए आप एक न्यूज़पेपर लीजिए या कोई पेपर लीजिए, उस पेपर को घुमा दीजिए, उस पेपर को घुमाने के बाद, जैसा मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी बताया था कि जैसे इसके अंदर जो चीज है, यहां पर अगर आप देख रहे हैं तो ये जो एक चीज यहां क्रिएट हो रही है, ये किसी सॉलिड बॉडी के अंदर जब एंगल की बात करते हैं तो वो सॉलिड एंगल हो जाता है, नहीं तो नॉर्मल एंगल होता है। तो ये स्टे रेडियन होता है, ये रेडियन होता है, ये भी डिस्कस किया था हमने। इसके बाद एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो आपका खगोलीय इकाई होती है। तो अगर कोई भी नई चीज जैसे स्पेस में मिलती है, साइंटिस्ट को, नासा के कोई साइंटिस्ट या इसरो के किसी साइंटिस्ट को कोई चीज मिल रही है, तो वो वहां पर किलोमीटर में नहीं नापते हैं, वो किस में नापते हैं, वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स में नापते हैं। तो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मैंने आपको बताया था कि लगभग 150 मिलियन किलोमीटर होती है। तो ऐसे ही अगर उनको कोई चीज मिली है कि सन से वो आपका 10 AU बोल रहे हैं, तो मतलब आपका वो 1,500 मिलियन किलोमीटर दूर मिली होगी, तो ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट उस तरीके से नापी जाती है। इसके अलावा लाइट ईयर, लाइट को एक साल में जो द डिस्टेंस लाइट ट्रेवल्स इन अ ईयर, मतलब एक साल के अंदर लाइट कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है, उसको लाइट ईयर कहा जाता है, जिसकी वैल्यू क्या है 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर। ये भी कल डिस्कस किया था हमने। इसमें देखिए एक चीज मैं और बता दे रहा हूं, इससे एक और एक बड़ी चीज होती है जिसको बोलते हैं पारसेक। ये पारसेक कितना होता है, तो पारसेक जो होता है लाइट ईयर में भी 3 का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो पारसेक उससे भी बड़ी यूनिट है। मतलब आपको एग्जाम में आ जाएगी भाई, जो स्पेस में लाइट का डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए सबसे बड़ी यूनिट या सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, तो वो पारसेक है। पारसेक का नाम याद रखेंगे, ये हमने डिस्कस किया था। इसके बाद आज हम नई चीजें समझने की कोशिश करते हैं जिसको कहा जाता है सिस्टम्स ऑफ यूनिट। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे सिस्टम्स ऑफ यूनिट, मतलब इकाइयों की प्रणाली। तो ये कौन है, तो इनका नाम है जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। जेम्स क्लर्क मैक्सवेल से शुरुआत करते हैं हमारे सेशन की। तो भाई ये जेम्स क्लर्क मैक्सवेल कौन थे, तो जेम्स क्लर्क मैक्सवेल वो पर्सन थे जिन्होंने ये बोला कि भाई कोई भी चीज को अगर आप मेजर कर रहे हो तो उसको ऑल ओवर वर्ल्ड में कोई एक तरीके की चीज बात की जाए। जैसे कि मान लिया जाए कि आपके यहां पर कोई चीज नापी जाती है, कोई कहीं पर लैंड नापा जाता है तो वो कोई गज में नाप रहा है, कोई बीघा में नाप रहा है, कोई हेक्टेयर में नाप रहा है, कोई स्क्वायर फीट में नाप रहा है, कोई स्क्वायर मीटर में नाप रहा है। तो ये अलग अलग चीजें हैं। तो जब सब अलग अलग चीजें समझेंगे तो उसको, अगर जैसे आपको अपना लैंड बेचना है, मान लिया जाए आपके पास 1000 स्क्वायर फीट की जगह है, 1000 स्क्वायर फीट की जगह का आपने प्राइस लगा दिया कि हम 10 लाख में बेचेंगे, लेकिन सामने वाले को बीघा से नॉलेज है या हेक्टेयर से नॉलेज है या फिर आपका किसी और यूनिट में एकड़ से नॉलेज है। तो बेसिकली ये सब अलग अलग चीजें हैं। तो सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट कौन लेकर आया, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल लेकर आए कि भाई एक स्टैंडर्ड यूनिट होनी चाहिए, एक स्टैंडर्ड होना चाहिए जिससे सारे लोग समझ पाए। तो इनके द्वारा सबसे पहले एक सिस्टम चालू किया गया था यूनिट्स को मेजर करने का, जिसको कहा जाता था CGS सिस्टम। आज हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो है SI सिस्टम। तो हम CGS से SI सिस्टम पर कैसे पहुंचे हैं, ये 1967 में कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें ऑल ओवर वर्ल्ड में ये डिक्लेयर किया गया कि भाई पूरे वर्ल्ड में हर चीज को एक ही यूनिट से नापा जाए। मतलब किसी भी चीज को, अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, कोई भी भौतिक राशि की बात कर रहे हैं, तो वो एक ही तरीके से पूरे विश्व के अंदर जानी जाए। तो उसको जो एडॉप्ट करके रखा है हमने वो SI सिस्टम है। तो हम समझेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत कहां से हुई है, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल से हुई है। तो हम लोग कुछ अलग अलग तरह के सिस्टम्स पढ़ते हैं फिजिक्स के अंदर, भौतिक विज्ञान के अंदर हम 4 तरह के सिस्टम्स पढ़ते हैं जिनको CGS सिस्टम, MKS सिस्टम, FPS सिस्टम और SI सिस्टम कहा जाता है। ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड थे, समय के साथ इसमें बदलाव हुआ और आज जो हम एक्सेप्ट करते हैं वो SI करते हैं। लेकिन इनमें जो सबसे पहले था वो CGS सिस्टम किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल के द्वारा। इतनी बात याद रखेंगे। तो इसमें देखिए द इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम्स आर, कौन कौन से सिस्टम्स हैं, तो CGS सिस्टम है, MKS सिस्टम है, FPS सिस्टम है और SI
यूनिट्स जिसको कहा जाता है ये एसआई सिस्टम्स है। तो ये जो है अलग अलग पद्धति है जो स्वीकृत है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। सबसे पहले सीजीएस थी, एमकेएसबी थी, इसमें एफपीएस थी और एसआई। तो अभी प्रेजेंट सिनेरियो में अगर आपसे पूछा जाए कि भाई प्रेजेंटली किस चीज को यूज किया जाता है, तो प्रेजेंटली एसआई को यूज किया जाता है। तो यही सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड है। तो एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात करें सीजीएस सिस्टम की। तो सीजीएस सिस्टम जो है ये क्या हुआ करता था, तो सी से सेंटी, यहां पर देखिए सीजीएस सिस्टम। तो सीजीएस सिस्टम में अगर हम बात करें तो तीन चीजें नापी जाती हैं। एक होता है मास, एक होता है लेंथ, एक होता है आपका टाइम। तो लेंथ का मतलब क्या हो गया आपका लंबाई, मास का मतलब क्या हो गया द्रव्यमान, और ये हो गया समय। तो जो सीजीएस सिस्टम था, सीजीएस सिस्टम में आपको मिलेगा कि जो लेंथ है वो लेंथ हम किस में नाप रहे हैं, सेंटीमीटर में। लेंथ को हम किस में नाप रहे हैं, सेंटीमीटर में। मास को कितने में नाप रहे हैं, ग्राम में। इसके अलावा टाइम को कितने में कर रहे हैं, तो सेकंड में। तो ये बन गया सीजीएस। तो सीजीएस सिस्टम किससे मिलकर बना है, सेंटीग्रेड या सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड से। तो ये सिस्टम जो है मैंने आपको बताया कि सबसे पहले किसने प्रपोज किया था, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने। फिर धीरे धीरे दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग पद्धतियां स्टार्ट होना चालू हुई। अब देखिए यहां से आपसे चीजें पूछी जाती हैं कि सीजीएस सिस्टम में फोर्स की यूनिट क्या होती है। फोर्स मतलब बल की क्या इकाई है, तो ये याद रखेंगे, ये होती है डाइन। ये क्या होती है, डाइन होती है। ये अच्छे से याद रख लीजिए क्योंकि आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। तो फोर्स की जो यूनिट है वो क्या है, आपकी डाइन है। इसके अलावा वर्क की क्या है, तो अर्ग है। कार्य की क्या है, तो अर्ग होती है। ऐसे अगर आप प्रेजेंटली जूल के हिसाब से देखेंगे, मतलब प्रेजेंटली एसआई सिस्टम के हिसाब से देखेंगे तो ये जूल होता है। फोर्स की क्या होती है, तो न्यूटन होती है। लेकिन इस सिस्टम के हिसाब से यहां पर बात की जाती है। तो सीजीएस सिस्टम के अंदर फोर्स जो है वो डाइन से शो किया जाता है। तो इतनी बात समझने आ रही होगी। लेंथ, मास, टाइम को किससे आप नाप रहे हैं, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। तो ये सबसे पहला सिस्टम था। इसके बाद एक सिस्टम आया जिसको कहा जाता था एमकेएस सिस्टम। ये एमकेएस सिस्टम कहां पर प्रचलित था, तो फ्रांस में और यूरोप में। और यही सिस्टम एसआई के अंदर भी जो है अडॉप्ट किया गया है। एसआई ने बहुत सारी चीजें एमकेएस सिस्टम से ली हैं। साथ साथ इसमें 1967 में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी इंटरनेशनल लेवल पे, इसमें और भी चीजों को एक्सेप्ट किया गया था। और फिर कौन सा सिस्टम बनाया गया था, एमकेएस सिस्टम बनाया गया था। तो एमकेएस सिस्टम में क्या है, तो एमकेएस सिस्टम में लंबाई इसमें भी होगी, द्रव्यमान इसमें भी होगा और आपका समय भी होगा। तो इसमें क्या क्या चीजें हैं, तो इसको देख लेते हैं। तो इसमें अगर हम लेंथ की बात करें तो लेंथ की यूनिट क्या है, तो लेंथ की यूनिट इसमें जो है वो है आपकी m मतलब मीटर। इसके अलावा द्रव्यमान मतलब मास जो है इसमें किससे शो किया जा रहा है, तो किलोग्राम से किया जा रहा है। और टाइम जो है वो किससे किया जा रहा है, तो सेकंड से किया जा रहा है। तो ये क्या बन गया, MKS। तो यहां पर ये फॉर्म हो गया एमकेएस सिस्टम। तो ये कहां पर ज्यादा प्रचलित हुआ करता था, तो ये ज्यादा फ्रांस में और यूरोप के कई देशों में हुआ करता था। और एसआई सिस्टम जो 1967 में जो एक कॉन्फ्रेंस हुई, एक जो है पूरा तरह से डिस्कशन हुआ जिसमें ऑल ओवर वर्ल्ड में एक यूनिफॉर्म सिस्टम हो, एक तरीके का हर जगह एक यूनिफॉर्म प्रणाली काम करे, तो उसके लिए एमकेएस सिस्टम से बहुत सारी चीजें ली गई। इसके अलावा एक सिस्टम और भी चलता है जिसको कहा जाता है एफपीएस सिस्टम। इसको कहा जाता है फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। अब फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम की बात करें तो ये कहां चलता है, तो ये चलता है ब्रिटेन में। और ब्रिटेन ने जिन जिन देशों पर रूल किया है उनके ऊपर, भारत भी एक ब्रिटेन का ही जो है आधिपत्य राज था, एक कॉलोनी हुआ करती थी। तो अगर आप आज भी इंडिया की किसी बेकरी में जाएंगे तो उस बेकरी के अंदर आपको मिलेगा केक को आज भी किस में नापते हैं, पाउंड में नापते हैं। तो बेसिकली यहां पर जो फुट है ये किसकी यूनिट हो गई, लेंथ की हो गई। पाउंड किसकी हो गई, मास की हो गई, द्रव्यमान। और सेकंड जो है वो टाइम की हो गई। तो यहां पर जो है याद रखेंगे किस देश में ज्यादा चलता है, ब्रिटेन। और ब्रिटेन ने जिन जिन देशों के ऊपर रूल किया, तो आपने केक तो खाया ही होगा।
तो केक लेने जाएंगे आप, तो वहां पर आपको वो पाउंड में बेचता है। तो वो कहां से सिस्टम चला रहा है? ब्रिटेन से सिस्टम चला रहा है। तो हम अलग अलग तरह के सिस्टम्स अडॉप्ट करके रखे हैं, सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, और आज वर्तमान में पूरे वर्ल्ड में जो सिस्टम एक्सेप्टेड है, चाहे आप इंडिया की कोई बुक्स पढ़ रहे हो, चाहे आप फ्रांस में जाकर पढ़ें, चाहे आप यूरोप में जाकर पढ़ें, तो वहां पर आपको फंडामेंटल यूनिट्स एसआई के हिसाब से ही बताई जाएगी। वहां की बुक्स में भी वही देखा जाएगा जो इंडिया की बुक्स में, श्रीलंका की बुक्स में, तंजानिया की बुक में। तो ऑल ओवर हमने एक सिस्टम अडॉप्ट करके रखा है और उस सिस्टम को क्या कहा जाता है? एसआई सिस्टम। तो एसआई सिस्टम और द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ स्टैंडर्ड्स हैज नाउ रिप्लेस्ड ऑल द सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट। मतलब मापन के जितने भी अलग अलग तरह के सिस्टम्स थे उनको रिप्लेस कर दिया किसने? एसआई सिस्टम ने। कब हुआ था? तो सन 1967 में अंतरराष्ट्रीय माप तौल के महाअधिवेशन में एसआई को स्वीकार किया गया, जिसका पूरा नाम है सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स। तो एसआई हम उसको ऐसे बोलते हैं, जो कि कब से स्टार्ट हो गया? 1967 से। तो हमारे यहाँ जो एसआई सिस्टम है, जिसमें हमने फंडामेंटल यूनिट्स में मैंने आपको बताया था कि मीटर होता है, कैंडेला होता है, केल्विन होता है, ये सारी चीजें किसके हिसाब से देखी हमने? तो ये सारी चीजें एसआई सिस्टम के हिसाब से देखी, जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि भाई टेम्परेचर को हम किस में नापते हैं? केल्विन में नापते हैं, के से शो करते हैं। डिस्टेंस को हम मीटर में नापते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में नापते हैं, टाइम को सेकंड में नापते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में नापते हैं, इसके अलावा मास को किलोग्राम में और इंटेंसिटी ऑफ लाइट को कैंडेला में। हिंदी में अगर हम बात करें तो लंबाई को हम मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में, तापमान को केल्विन में, विद्युत धारा एम्पियर, ज्योति तीव्रता कैंडेला और पदार्थ की क्षमता मोल में ये की जाती है। तो ये जो सिस्टम है, ये सारी चीजें किस में रिप्रेजेंट की गई हैं? एसआई सिस्टम में। तो ये बात समझ में आ रही होगी एसआई सिस्टम की। तो ये चीज हमने देख ली। अब देखा जाए तो हमने क्या किया, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी, जितनी भी भौतिक राशियां पढ़ी, उनको अभी हमने किस तरीके से वर्गीकृत किया? तो हमने उन सारी चीजों को वर्गीकरण, उन चीजों का जो क्लासिफिकेशन है वो किस बेसिस पर किया? तो हमने उनको किया था यूनिट और मेजरमेंट्स के बेसिस पर। मतलब उनका क्लासिफिकेशन हमने किस बेसिस पर किया? यूनिट्स मतलब आपका मात्रक, और मापन की प्रणाली के आधार पर हमने उसको वर्गीकृत किया। तो हमने वहां पर अलग अलग तरीके से चीजें बांटी हैं। तो ये जो है सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अंदर हमने जो है एफपीएस सिस्टम की भी बात करी, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, एफपीएस सिस्टम जिसमें फुट, पाउंड और सेकंड होता है। इसके अलावा सीजीएस में बात करें तो सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड होता है। इसके अलावा एमकेएस सिस्टम में मीटर, किलोग्राम, सेकंड होता है। ये सारी चीजें पहले से थी, लेकिन आज जो है हम यूज कर रहे हैं वो कौन सा सिस्टम हो गया? तो वो एसआई सिस्टम हो गया, जो जिसने ये सारे सिस्टम्स को रिप्लेस कर दिया है। और आज हम कौन सा यूज कर रहे हैं? एसआई सिस्टम कर रहे हैं। तो ये चीज जो है हमने यूनिट्स के बेसिस पर बात करी है। जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज की बात करी थी, फिजिकल क्वांटिटीज को मैं फिर वही बताऊंगा, फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको आप मेजर कर सकें, जिनको हम नाप सकें। आपको अगर किसी तरह से दर्द हो रहा है, खुशी हो रही है, कोई भी तरह का पेन हो रहा है, तो ये चीजों को आप मेजर नहीं कर सकते, या ये चीजों को आप नहीं किसी भी तरह से, किसी के लिए आप सिंपैथी रख रहे हैं, किसी के लिए आप दया का भाव रख रहे हैं, तो ये सारी चीजें फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। फिजिकल क्वांटिटी वो है जिनको मेजर कर सकते हैं, और उन मेजर करने के लिए, उनको नापने के लिए, उनको मापने के लिए कोई ना कोई प्रणाली, कोई ना कोई सिस्टम्स को यूज किया जाता है। तो अभी हमारा क्लासिफिकेशन इसके बेसिस पे हुआ है। तो ये जो क्लासिफिकेशन हमने देखा है, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, वो किस बेसिस पे किया हमने? तो बेस्ड ऑन यूनिट्स एंड मेजरमेंट। मतलब ये वाला पार्ट हमने पढ़ लिया है, जिसमें हमने किस बेसिस पर बात करी थी? बेस्ड ऑन यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो इसमें हमने फंडामेंटल यूनिट्स की भी बात कर ली, डेराइव्ड यूनिट्स की भी बात कर ली, सप्लीमेंट्री यूनिट्स की भी बात कर ली है। तो अभी जो क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ा है हमने, वो इस बेसिस पर पढ़ा हुआ है। तो ये बात समझ में आ रही होगी। अभी हमारी जो बात हो रही है वो इन चीजों पर हो चुकी है। अब हमें जो देखना है वो किस पर बात करना है? बेस्ड ऑन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। किस पर बात करेंगे? बेस्ड ऑन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिसमें स्केलर भी आएगा, वेक्टर भी आएगा। तो मतलब किस पे बात हो रही है हमारी? क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। मतलब हिंदी में देखा जाए तो भौतिक राशियों का वर्गीकरण देखा। तो एक अभी हम पढ़ चुके हैं किस पे? मापन और मात्रक के आधार पर, जिसमें मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां और पूरक राशियां, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अब हमें क्या पढ़ना है? दिशा और परिमाण के आधार पर सदिश राशि और अदिश राशियों को पढ़ना है। तो अब हमारा फोकस किस पे होगा? तो इन चीजों पर होगा, जिसमें मैंने बात करी कि अब हमें ये देखना है। ऑलरेडी हमारा ये वाला पार्ट कवर हो गया है, आपको अच्छे से समझने आ गया होगा। तो अब इस पे बढ़ते हैं, जो कि हम किस पे बात करेंगे कि मैग्नीट्यूड क्या होता है, परिमाण क्या होता है, डायरेक्शन क्या होती है, दिशा क्या होती है, इसकी क्या जरूरत है, स्केलर क्या है, वेक्टर क्या है, ये समझते हैं अच्छे से।
तो शुरू करते हैं नेक्स्ट पार्ट, जो कि किसके बारे में है, स्केलर एंड वेक्टर के बारे में। तो स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, किस तरीके से इनको डिफाइन किया जाता है, तो एक एक कर इस पर बात करते हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं किस पे, स्केलर क्वांटिटीज, जिनको क्या कहा जाता है, अदिश राशि। तो अदिश राशि में क्या होता है, तो ऐसी क्वांटिटी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिनको बताने के लिए क्या जरूरत होती है, तो मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। ये मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो इसी को कहा जाता है परिमाण। मतलब किसी भी भौतिक राशि को दर्शाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता हो, हमें आवश्यकता हो परिमाण की, तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा अदिश राशि। एनी फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी रिप्रेजेंट विद द हेल्प ऑफ मैग्नीट्यूड ओनली, दोज फिजिकल क्वांटिटी और दैट फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी। मतलब क्या हुआ, ये मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, तो मैग्नीट्यूड का मतलब ये होता है कि अगर हम बात कर रहे हैं किसी से भी, अगर हमें कोई चीज चाहिए, हम दुकान जा रहे हैं और दुकान जाने के बाद बोल रहे हैं हमें 10 पैकेट चिप्स दे दिए जाए, तो जो 10 पैकेट आपने चिप्स मांगे हैं, तो इसमें ये 10 क्या है, ये 10 उसका मैग्नीट्यूड ही तो है, 10 उसका परिमाण ही तो है। तो क्या आप बिना परिमाण के कोई चीज को दर्शा सकते हैं, नहीं दर्शा सकते। अगर आपको किसी शॉप पर जाना है तो आप वहां बोलेंगे 2 किलो शक्कर चाहिए, 2 किलो आलू चाहिए, 2 किलो सब्जी चाहिए, या कुछ भी चाहिए आपको, तो वहां पर आपको मैग्नीट्यूड का यूज करना पड़ेगा। तो जो भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, क्योंकि मैं बोल रहा हूं कि फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर किया जा सकता है, आपके इमोशंस को मेजर नहीं किया जा सकता। आपको किसी से गुस्सा आ रहा है कि आपके पास 5 किलो उसके लिए गुस्सा है, तो ये कोई भी तरीके की सही बात नहीं है, क्योंकि फिजिक्स ये कहता है कि वो क्वांटिटीज जिसको आप मेजर कर सको। आप जो है राइस को मेजर कर सकते हो, आप आलू को मेजर कर सकते हो, आप शक्कर को मेजर कर सकते हो, आप ऑयल को मेजर कर सकते हो, आप टेम्परेचर को मेजर कर सकते हो। तो ऐसी चीजें जिनको आप मेजर कर सकते हो और उसमें क्या जरूरत हो, आपको मैग्नीट्यूड की जरूरत हो, किसकी जरूरत हो, मैग्नीट्यूड की जरूरत हो, तो ऐसी क्वांटिटीज को आप क्या कह दोगे, तो उन क्वांटिटीज को आप स्केलर क्वांटिटीज कहोगे या फिर अदिश राशियां कहोगे। तो यहां पे डेफिनेशन क्लियर हो रही होगी, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी, दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी रिप्रेजेंट विद द हेल्प ऑफ मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड तो होगा ही, कोई भी चीज जो है उसमें मैग्नीट्यूड लग रहा है। अगर आप 10 लीटर लिख रहे हो तो 10 लीटर में 10 क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। इसके अलावा अगर आप 2,500 या 2,50,000 रुपीज लिख रहे हो, तो ये क्या हो गया, ये मैग्नीट्यूड हो गया। तो कोई भी चीज जो है उसमें क्या जरूरत हो, मैग्नीट्यूड की जरूरत हो, तो उसको स्केलर क्वांटिटी कहा जाता है। तो किस चीज को स्केलर क्वांटिटी की जरूरत होती है, और ये स्केलर क्वांटिटी वेक्टर से कैसे अलग होती है, तो उसको भी समझते हैं। तो देखिए, जब वेक्टर हम पढ़ेंगे तो वेक्टर में एक शब्द और आ जाएगा जिसको कहा जाता है डायरेक्शन। इसमें आ जाएगा दिशा, जो हमने यहां पर भी बताया था कि हमने बात करी है कि यहां पर किस बेसिस पर हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, दिशा और परिमाण के आधार पर। दिशा और परिमाण के आधार पर यहां पर भी लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस। तो यहां पर हमने मैग्नीट्यूड की तो बात कर ली, लेकिन डायरेक्शन की नहीं करी। तो भाई स्केलर क्वांटिटी वो होती हैं जिनको किसकी जरूरत नहीं होती, डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। डायरेक्शन पर ये डिपेंडेंट नहीं होते हैं, ये इनको किसकी जरूरत है, तो इनको मैग्नीट्यूड या परिमाण की ही जरूरत है, दिशा की जरूरत नहीं है। जैसे, तो अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर हमारे यहां पर 17 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो 17 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर आप किसी डायरेक्शन में देखकर बोल रहे हैं, मतलब किसी रूम में बैठे हुए हैं और उत्तर की तरफ आपका मुंह है, नॉर्थ की तरफ मुंह है, तो अगर आप साउथ भी कर लेंगे तो भी 17 डिग्री ही रहेगा। मतलब जिसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, किसकी जरूरत हो, सिर्फ जरूरत हो आपका मैग्नीट्यूड की, उस चीज को कहा जाता है स्केलर क्वांटिटी या आपका अदिश राशियां। जैसे कि और कोई एग्जाम्पल, तो जैसे कि आपको किसी को टाइम बताना है कि भाई टाइम 2 घंटे आपको पढ़ाई में लगते हैं, तो 2 घंटे कोई दिशा बदलने से आपको टाइम में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, जिसमें आपको कोई भी डायरेक्शन की जरूरत ना हो, वो क्वांटिटीज कैसी हो जाती हैं, वो स्केलर क्वांटिटीज हो जाती हैं, वो अदिश राशियां हो जाती हैं। तो फिर सदिश राशियों में डायरेक्शन की जरूरत क्यों होती है, तो आपको आएगा समझने, कुछ एग्जाम्पल्स भी हम लेंगे, लेकिन अभी एक बेसिक तरह की जो डेफिनेशंस में कहा जाता है, तो एक वर्ड पर ध्यान दीजिए, मैग्नीट्यूड। ऐसी राशियां जिनमें हमें क्या चाहिए, परिमाण चाहिए। Those physical quantities which required magnitude is known as scalar quantity। बढ़ते हैं दूसरी क्वांटिटी की ओर, जो है वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी कहता है इसको क्या चाहिए, इसको मैग्नीट्यूड भी चाहिए और मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या चाहिए, तो डायरेक्शन भी चाहिए।
मतलब परिमाण भी चाहिए और दिशा भी चाहिए। तो परिमाण और दिशा जो है, इन दोनों की मदद से जिसको दर्शाया जाए उसको क्या कह दिया जाता है, उसको सदिश राशियां कह दिया जाता है। तो वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, व्हाइल स्केलर क्वांटिटीज कैन बी रिप्रेजेंट ओनली विद द हेल्प ऑफ मैग्नीट्यूड। तो उसको सिर्फ मैग्नीट्यूड परिमाण की आवश्यकता है, इसको दोनों ही आवश्यकता है। अब ये कैसे, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं, इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं तो उसको देखते हैं। तो देखा जाए तो सबसे पहले यहां पर मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं डिस्टेंस का और डिस्प्लेसमेंट का। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है और ये दोनों ही चीजें जो है वो आपको आ जाएंगी समझने। तो देखा जाए तो डिस्टेंस क्या होता है, इसको भी आप मीटर से ही दर्शाते हैं और डिस्प्लेसमेंट को भी आप मीटर से ही दर्शाते हैं। तो डिस्टेंस क्या है, किसी ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच में जो भी दूरी हो, चाहे आप यहां से कुछ इस तरीके से घूमते हुए यहां पहुंच जाएं, तो इसने जो भी इस तरीके से ट्रैवल किया है, जितना भी इसने यहां पर ये दूरी तय करी है, इस दूरी को क्या कह देंगे आप, ये जो भी इस तरीके से ट्रैवल किया गया है इसको आप क्या कह देंगे, ये इनकी दूरी होगी। लेकिन इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में जो आपका मिनिमम जो रास्ता है, मतलब जो न्यूनतम दूरी होती है, न्यूनतम दूरी मतलब मिनिमम डिस्टेंस। मिनिमम डिस्टेंस की बात यह है कि यहां से आपको यहां तक जाना है, तो आप जब ये वाला डायरेक्शन चूज करेंगे, आप ये दिशा रखेंगे, तभी आप ए से बी के बीच में एकदम न्यूनतम दूरी तय कर पाएंगे। तो वो चीज जो है कि मान लिया जाए ए और बी के बीच में जो न्यूनतम डिस्टेंस है वो 10 मीटर है, लेकिन कोई इस तरीके से घूम फिर कर जा रहा है, तो वही चीज हो जाए यहां पर 17 मीटर। तो 17 मीटर क्या है, डिस्टेंस है, लेकिन जिसमें डायरेक्शन की जरूरत हो, मतलब 17 यहां पर क्या हो गया, 17 मीटर आपका मैग्नीट्यूड हो गया। 17 मीटर यहां पर क्या है, मैग्नीट्यूड है। यहां पर आपका 10 मीटर भी क्या है, तो 10 मीटर भी मैग्नीट्यूड है, लेकिन आपको ये डायरेक्शन फॉलो करनी पड़े, ए से बी की डायरेक्शन, इन दी डायरेक्शन ऑफ ईस्ट डायरेक्शन, अगर इसको फॉलो करना पड़े तो ये कहलाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, मतलब इसी को क्या कहा जाता है, तो ये होती है दूरी, ये होता है विस्थापन। तो विस्थापन क्या है, तो विस्थापन एक सदिश राशि है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और आपका डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब वो है अदिश राशि। तो अदिश में क्या चाहिए, सिर्फ मैग्नीट्यूड परिमाण की आवश्यकता है, लेकिन विस्थापन को किसकी जरूरत है, एक डायरेक्शन की भी जरूरत है। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको जो है बताया जाता है, लेकिन एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल लेते हैं तो आपको समझने आएगा। जैसे कि मैं बात करूं कि आपका वेक्टर क्वांटिटी में एक चीज आती है जिसको क्या कहा जाता है, फोर्स। फोर्स मतलब बल। तो क्या बल आपका सदिश राशि है, अदिश राशि है, तो यहां मैंने किसके साथ लिखा है, वेक्टर क्वांटिटी के साथ। तो वेक्टर क्वांटिटीज के साथ जो है वो क्या हो गई, ये सदिश राशि हो गई। तो सदिश राशि मतलब इसको दोनों ही चीज चाहिए, मतलब वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको दोनों ही चीजें चाहिए होती होंगी, इसको मैग्नीट्यूड भी चाहिए होता होगा और इसको डायरेक्शन भी चाहिए होता होगा, तभी तो जाकर ये क्या कहलाएगी, ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगी। तो समझते हैं, मान लिया जाए कोई व्यक्ति इस पहाड़ पे खड़ा हुआ है, अब इससे बोला जाए कि जाओ और इसके ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करो। कितने न्यूटन का, 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करना है इस व्यक्ति के ऊपर। तो भाई आप जो है समझिए, यहां पर मैग्नीट्यूड की तो बात हो गई, मतलब परिमाण की तो बात हो गई, लेकिन क्या दिशा जरूरी नहीं है, क्या इस पे डायरेक्शन जरूरी नहीं है। तो आप बोलेंगे सिर्फ डायरेक्शन तो बहुत ही जरूरी है। अगर हमने इस व्यक्ति के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया 10 न्यूटन का, तो फिर ये जो है व्यक्ति यहां खड़ा हुआ नहीं मिलेगा और फिर आगे इस पे फोर्स भी नहीं लगेगा, ना उससे फोर्स लगेगा। लेकिन अगर आपने इसको 10 न्यूटन का फोर्स पीछे की तरफ खींच लिया,
तो ये व्यक्ति जो जहां पर खड़ा है वहां से बचाया जा सकता है। तो मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसको क्या जरूरत हो, जिसको डायरेक्शन की जरूरत हो और डायरेक्शन बदलने से रिजल्ट बदल जाए जिनके अंदर, उनको कहा जाता है वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी जो होती है, वेक्टर क्वांटिटी, ध्यान से समझेंगे यहां से कॉन्सेप्ट कि वेक्टर क्वांटिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। क्या क्या हो सकती है? कोई पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है, कोई नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। लेकिन आपकी स्केलर क्वांटिटी में आप देखेंगे तो वो मोस्टली पॉजिटिव ही होता है, वो नेगेटिव नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आपका इस पे डायरेक्शन है। मतलब अगर आपको कोई बॉक्स पर फोर्स लगाने को बोला तो आप फोर्स यहां से भी लगा सकते हैं, फोर्स यहां से भी लगा सकते हैं, फोर्स अलग अलग डायरेक्शन से लगा सकते हैं। तो इसमें बोला जाए कि भाई इतना फोर्स लगाना है, तो आपका क्वेश्चन होगा कि भाई कहां पर फोर्स लगाना है, किस डायरेक्शन में फोर्स लगाना है। तो जिन चीजों में आपको किसकी जरूरत पड़ जाए, डायरेक्शन बताने की जरूरत पड़ जाए, सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम ना हो, उसको क्या कहा जाता है? उसको वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है। जैसे कि अगर यहां पर सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया जाता तो उससे काम नहीं होता। कोई इसके आगे से भी फोर्स लगा सकता है, कोई इसको साइड से भी फोर्स लगा सकता है, कोई राइट हैंड साइड से भी लगा सकता है, लेफ्ट हैंड साइड से भी लगा सकता है। तो फोर्स को बताने के लिए आपको क्या जरूरत पड़ेगी? आपको डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ेगी। तो ऐसी क्वांटिटीज को कहा जाता है वेक्टर क्वांटिटीज। तो स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी हो गई जो सिर्फ किससे काम बन जाए, तो वो उसका काम सिर्फ उससे बन जाए जिसमें आपका मैग्नीट्यूड ही रहे, जैसे कि टाइम, जैसे कि लेंथ, जैसे कि डिस्टेंस, जैसे कि मास। ये सारी चीजें क्या हो गई? ये सारी चीजें जो है डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करती हैं। लेकिन अगर हम बात करें डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या है? तो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन मैंने अभी आपको बताया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? कि डिस्प्लेसमेंट में एक आपको निश्चित दिशा बताने की जरूरत है। यहां पर मैंने जो बताया, आप अगर इस तरीके से जा रहे हैं तो ये कोई दिशा थोड़ी है। मान लिया जाए आप घर से निकलते हैं अपने और बोलते हैं कि मैं कोचिंग जा रहा हूं, या मैं कहीं पर शॉप पर जा रहा हूं, या कहीं स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, लेकिन आप घर पर बोल रहे हैं कि यहां से यहां तक जाते हैं, लेकिन आप पूरा शहर घूमते हुए जाते हैं, तो उससे आपके घर और उस जगह के बीच में थोड़ी दूरी बढ़ गई, वो तो उतनी ही है। वो डिस्प्लेसमेंट जो है वो मिनिमम ही है, आप भले घूमते हुए जा रहे हो। तो ये जो चीज है, जो डिस्टेंस है, उसको सिर्फ मैग्नीट्यूड की चाहिए, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में एक स्पेसिफिक डायरेक्शन चाहिए। जब आप ये डायरेक्शन चूज करेंगे तो आपको ज्यादा दूरी नहीं तय करनी होगी, और वो मिनिमम डिस्टेंस डायरेक्शन पे डिपेंड हो गया। यहां पर भी डायरेक्शन जरूरत हो गई, चाहे फोर्स की बात करें, चाहे डिस्प्लेसमेंट की बात करें, चाहे वेलोसिटी की बात करें, चाहे एक्सेलरेशन की बात करें, चाहे टॉर्क की बात करें। ये बहुत सारी चीजें हैं जो आगे चलकर आप पढ़ेंगे। ये सारी चीजें क्या होती हैं? ये होती हैं आपकी वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज हैं, सदिश राशियां वो राशियां हैं जिनको परिमाण के साथ साथ किसकी आवश्यकता है? तो दिशा की भी आवश्यकता है। ये चीज समझ में आ रही होगी। जैसे कि अगर हम बात करें डिस्टेंस की, तो ये मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया यहां पे। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अगर देखा जाए तो जैसे ये पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट है, ये आपका एंडिंग पॉइंट है। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, आप यहां से यहां भी जा सकते थे। तो ये जो चीज हो गई, ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये आपका क्या हो गया? विस्थापन हो गया। लेकिन आप ये पूरा घूम फिर कर इस तरीके से पहुंचे किसी जगह, तो वो तो क्या हुआ? डिस्टेंस हुआ। और डिस्टेंस में क्या कोई आपकी दिशा है? तो ये दिशाहीन है। तो इसको सिर्फ क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड चाहिए। इसको क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड चाहिए। देखिए यहां पर मैंने आपको क्या बताया कि ये क्या हो सकता है? पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ये जीरो भी हो सकता है। तो यहां पे एक केस तो हमने समझ लिया कि ये पॉजिटिव है, एक केस जीरो वाला भी देख लेते हैं कि कैसे। मान लिया जाए आप ए पॉइंट से निकले, ए पॉइंट से निकलने के बाद आपने ईस्ट की तरफ 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर आप जो है नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ गए और नॉर्थ में आप 5 मीटर चले, उसके बाद 10 मीटर आपने और चला, और 10 मीटर के बाद आप 5 मीटर बाद वापस से ए पोजीशन पर आ गए। तो यहां पर डिस्टेंस देखा जाए तो डिस्टेंस क्या हुआ? 10, 5, 15, 10 जो है ये आपका 25, और यहां पर 5 जो है ये आपका 30। तो आपने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? 30 मीटर। लेकिन वहीं पर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हो गया? विस्थापन का मतलब हो गया न्यूनतम दूरी। विस्थापन का मतलब क्या हो गया? न्यूनतम दूरी, जो मिनिमम डिस्टेंस है।
तो आप ए पॉइंट से चले और ए पॉइंट पर ही पहुंच गए, तो आप जहां से चले थे वहीं पर खत्म हो रहे हैं, तो यहां पर जो विस्थापन है वो कितना हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, आपका 0 भी हो सकता है, जो इस केस में हुआ। जैसे कि आप रोजाना अपने घर से निकले, पूरे बाजार को घूमे और वापस घर आ जाए, तो आपने डिस्टेंस भले ट्रैवल किया होगा, आपने डिस्प्लेसमेंट नहीं ट्रैवल किया होगा। तो वेक्टर क्वांटिटीज डायरेक्शन पर बहुत ज्यादा फोकस करती हैं कि जिस जगह से निकले वहीं पहुंच गए, तो आपका डिस्टेंस तो बहुत है, लेकिन डायरेक्शन के कारण वहां पर डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि किसी पर ये बॉक्स है, इस बॉक्स के ऊपर हमने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया और ये 10 न्यूटन इस डायरेक्शन में आगे बढ़ गया, तो 10 न्यूटन का फोर्स लगाने पर जो है इसने 10 मीटर ये आगे बढ़ जाए, तो ये 10 मीटर इस तरीके से आप बता देंगे। लेकिन 10 न्यूटन का फोर्स आपने लगाने पर ये 10 मीटर पीछे चले जाए, तो इसी चीज को आप या तो बोलेंगे कि ये मूव कर रहा है किस डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में, ये मूव कर रहा है वेस्ट डायरेक्शन में। लेकिन अगर आप डायरेक्शन नहीं बता रहे हैं तो इस जगह पर आप लिखेंगे कि भाई 10 न्यूटन का फोर्स लगाया गया, फोर्स कितना लगा, 10 न्यूटन का, और उससे कितना रिजल्टेंट निकला, तो 10 मीटर्स का डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया। लेकिन अगर आपने ऑपोजिट डायरेक्शन लगाया तो यहां पर आप -10 भी लिख सकते हैं कि -10 मीटर की जो पोजीशन थी वहां से उल्टी डायरेक्शन में चला गया। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी को हम किससे दर्शा सकते हैं, तो वेक्टर क्वांटिटी को हम पॉजिटिव से, नेगेटिव से और आपका 0 से, तीनों से दर्शा सकते हैं। तो ये एक चीज है। इसके बाद एक बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल है जो आप रोजाना लाइफ में सुनते रहते हैं और नाम भी लेते हैं। जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि मास और वेट, इसमें क्या कोई फर्क होता है, तो आप बोलेंगे कि सर हमारा वेट जो है वही तो मास होगा हमारा, क्योंकि मास को तो केजी में नापते हैं और हमारा वेट भी क्या बोलते हैं, हम वेट भी हमारा केजी में ही बताते हैं किसी को कि हमारा वेट जो है 60 केजी, हमारा वेट 50 केजी है, 70 केजी है। तो मास और वेट में हमें तो नहीं लगता है कि कोई डिफरेंस है, लेकिन अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर बहुत सारा डिफरेंस है। इस डिफरेंस को थोड़ा सा समझेंगे कैसे। तो भाई मास जो है वो फिजिक्स के हिसाब से कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, और वेट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। इसके अलावा मास को यह कहा गया कि इट्स नेवर चेंज, ये कभी नहीं बदलता है। वेट चेंजेस विद टाइम, विद डायरेक्शन, ये चेंज होता रहता है। तो ये कैसे होता है, फिजिक्स में ऐसा क्यों है, समझते हैं इसको भी। तो यहां पर हम बात करते हैं किसकी, मास की, है ना, हम यहां पर बात करेंगे मास की। तो देखिए मास और वेट पे बात हो रही है, तो मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है, इस पर थोड़ा सा जो है हम फोकस करेंगे कि एक द्रव्यमान एक भार है, तो इन दोनों में अंतर क्या है। तो देखिए मास इज हाउ मच मैटर एन ऑब्जेक्ट कंटेन्स, कि किसी चीज के अंदर कितना जो है मैटर द्रव्य भरा हुआ है वो बात करता है मास का। इसके अलावा वेट इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ मास बाय ग्रेविटी। तो देखिए जो मास की यूनिट होती है वो होती है केजी, लेकिन जो वेट की यूनिट होती है वो होती है न्यूटन। तो आप सोच रहे होंगे क्या हमें बचपन से गलत बताया जा रहा है, तो बिल्कुल गलत बताया जा रहा है। आपका जो वेट है वो वेट किस में नापना चाहिए, न्यूटन में नापना चाहिए, क्योंकि देखा जाए तो फोर्स क्या होता है, फोर्स ये होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, मतलब मास का मतलब द्रव्यमान और ये जो है एक्सेलरेशन का मतलब आपका त्वरण। तो ये आपका जो वेट आप लगा रहे हैं वो वेट आप अर्थ के ऊपर लगा रहे हैं, और अर्थ में लगाने पर यहां पर स्मॉल जी भी काम कर रहा है। स्मॉल जी जो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको आप बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो आपका गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण है जो नीचे की दिशा में हर चीज को लेकर जाता है। आप कोई भी चीज ऊपर फेंकते हैं वो नीचे क्यों आता है, ड्यू टू द एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी। तो आपकी बॉडी पर भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम करता है, जो एग्जैक्टली 9.8 होता है, जिसको हम लोग 10 मानकर चलते हैं कि हर व्यक्ति के ऊपर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ एक फोर्स, एक ग्रेविटी के कारण वो कहां जा रहा है, अर्थ के अंदर जा रहा है। तो अगर कोई बोलता है कि उसका वेट है 60 केजी, तो एक्चुअल में वो 60 केजी नहीं है, वो कितना क्या है, 60 न्यूटन है। और 60 न्यूटन में दो चीजें हैं, यहां पर मास भी है, यहां पर एक्सेलरेशन भी है। और एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो बॉडी का मास होगा,
तो हमारा मास जो है वो बदलता नहीं है। ये बहुत अच्छे से याद रखिए, मास कभी नहीं चेंज होगा। यहां पे लिखा है मास इज हाउ मच मैटर इन ऑब्जेक्ट एंड मास इज अ कांस्टेंट फॉर अ बॉडी एंड डज नॉट चेंज विथ लोकेशन। मास कभी नहीं बदलेगा, तो मास नहीं बदलेगा। तो अगर हम अर्थ पर वेट करें, अर्थ पर हमारा 60 kg आए और वहीं पर अगर हम मून पर चले जाएं तो मून पर आ जाता है 10 kg। ये क्यों होता है? तो वो इसलिए होता है क्योंकि मून पर जाने पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम हो जाती है। मून पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो कम है, किसके कंपैरिजन में? पृथ्वी के कंपैरिजन में। तो अगर कोई व्यक्ति का यहां पर वेट ज्यादा है तो वो उसको घबराने की जरूरत नहीं है, वो चला जाए चंद्रमा पर, मून पर चला जाए तो वहां पर उसका वेट कम मिलेगा क्योंकि वहां एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो दिक्कत किसके साथ है? मास के साथ। मान लिया जाए कि किसी व्यक्ति का, अगर यहां पर बात करते हैं कि अगर किसी व्यक्ति का वेट 60 kg है तो एक्चुअल में वो 60 kg लिखना गलत है। उसका वेट कितना है? 60 न्यूटन है और उसमें 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो क्या है? उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। मतलब उसका मास कितना है? उसका मास सिर्फ 6 kg है। उसकी बॉडी में मास जो है जो कहीं चेंज नहीं होगा, ये कभी भी चेंज नहीं होगा, नेवर चेंज। तो ये चेंज नहीं होगा, तो 6 kg ही उसका मास है, द्रव्यमान उसका 6 kg है। ये कहां पर है? ये अर्थ पर है, ये अर्थ के ऊपर है। लेकिन वही व्यक्ति कहां चला जाए? मून पर चला जाए। तो मून पर जाने पर क्यों वेट कम हो जाता है? तो मून पर इसलिए कम हो जाता है कि मून पर जो है ग्रेविटी वो 1/6 है, 1/6वां भाग होता है किसका? अर्थ का। तो अगर अर्थ पर 10 है तो वहां पर 10/6 होगी और किसी का वेट वहां पर 6 मास है तो 6 कैंसिल हुआ और वहां पर उसका वेट क्या हो जाएगा? 10 न्यूटन। तो वही व्यक्ति का वेट जो है बदल जाएगा। तो याद रखेंगे कि वेट जो है वो क्या है? न्यूटन है, और न्यूटन का मतलब फोर्स है, और फोर्स का मतलब क्या है? वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये याद रखेंगे कि फोर्स जो है वो आपका क्या है? मतलब वेट एक तरीके की क्या क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, एक आपकी सदिश राशि है, और आपका मास जो है वो अदिश राशि है। तो यहां पर आपको दिख पा रहा होगा कि हमने यहां पर भी कंपैरिजन किया हुआ है। एक व्यक्ति को हमने अर्थ पे रखा है, फिर हमने उसको मून पर भेजा है। तो वहां पर जो है यह मास जो है वो मास तो आपका क्या है? चेंज नहीं होता है। क्या चेंज हो जाता है? वेट चेंज हो जाता है। तो यहां पर हर जगह जो है डिफरेंट आपको चीजें आएंगी। इसकी यूनिट क्या होगी? न्यूटन होगी, इसकी यूनिट किलोग्राम होगी। तो मास और वेट को भी याद रखिए। मास इज अ स्केलर क्वांटिटी वाइल वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है तो इस पर ध्यान से, आपको मेंस राइटिंग के हिसाब से भी कुछ चीजें हैं कि ये बहुत स्मॉल छोटे छोटे आंसर्स जो आते हैं आपको 3 मार्कर वगैरह 5 मार्कर, उनमें जो है आप जरूर लिख सकते हैं। तो उसके हिसाब से इन चीजों को अच्छे से समझना है। तो आपको होप ये स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी समझने आई होगी। इसके अलावा कुछ प्रीफिक्सेस आपको याद करने हैं। जैसे गीगा का मतलब क्या होता है? तो गीगा का मतलब 10⁹ होता है। इसके अलावा मेगा का मतलब 10⁶, किलो का मतलब 10⁻3, सेंटीमीटर का मतलब 10⁻², मिली का मतलब 10⁻3, माइक्रो का मतलब 10⁻6, नैनो का मतलब 10⁻9। तो ये कुछ बेसिक प्रीफिक्सेस हैं, इनको तो याद होना चाहिए कि अगर आपको मिली आ जाए, जैसे आप बोलते हैं ना कि 1 किलोग्राम या 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर। तो आप 1000 मीटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप किलो का मतलब होता है 10⁻3, 10 × 10 × 10, तो ये कितना हो गया? 1000 हो गया। तो आपने यहाँ मीटर तो मीटर ही छोड़ा, किलो की जगह आपने बस इसकी वैल्यू रख दी। तो इसलिए याद रखिए, अब कभी आपको गीगा आए, मेगा आए, किलो आए, क्योंकि आगे हम बहुत सारी वेव्स भी पढ़ेंगे। तो वेव्स में भी जो है कहीं गीगा हर्ट्स की बात होगी, कहीं मिली की बात होगी। तो इस तरीके से आपको समझने आना चाहिए। तो इनको जरूर याद कर लीजिएगा प्रीफिक्सेस सिस्टम में। तो यूनिट एंड मेजरमेंट में हमने ये कुछ चीजें देखी हैं। इसके अलावा आज के कुछ क्वेश्चंस हैं जो आज पढ़े हुए हैं, तो उनमें आपको आंसर करना है कमेंट सेक्शन में कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी? डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सेलरेशन या वर्क, निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि है? विस्थापन, विद्युत क्षेत्र, त्वरण या कार्य। दूसरा क्वेश्चन है कि हाउ मेनी डाइन्स आर देयर इन 1 ग्राम वेट? 1 ग्राम वेट के अंदर। अभी क्वेश्चन जो है ये आपको लेक्चर अच्छे से जिसने देखा होगा और सुना होगा, ये क्वेश्चन में जो है आपको एक बार ट्राई करना है कि भाई एक डाइन के अंदर मतलब 1 ग्राम वेट के अंदर कितना जो है डाइन्स होते हैं, ये आपको बताना है। 1 ग्राम वजन में कितने डाइन्स होते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू, ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। और एक मैंने थोड़ा सा आपको एनालिटिकल क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको बैठकर आप सॉल्व करेंगे और आंसर देंगे कि अश्विन वॉक्स 10 मीटर नॉर्थ, 12 मीटर ईस्ट, 3 मीटर वेस्ट, 5 मीटर साउथ एंड देन स्टॉप्स टू ड्रिंक वाटर।
व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ हिज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द ओरिजिनल पॉइंट। अश्विन 10 मीटर उत्तर, 12 मीटर पूर्व, 3 मीटर पश्चिम और 5 मीटर दक्षिण चलता है और फिर पानी पीने के लिए रुक जाता है। उसे मूल बिंदु से उसके विस्थापन का परिमाण क्या है, ये आपको निकालना है। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा हो तो डायरेक्शन में जरूर बता दे रहा हूं, कल के अगर आप लोग ट्राई करिएगा, नहीं आएगा तो इसके सारे के आंसर मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करता ही हूं। इसके अलावा आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था कि सर जो ये लेक्चर्स हैं क्या ये सीरीज में है, तो बिल्कुल सीरीज में। देखिए आप एक प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारी कॉमन साइंस के नाम से, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के सारे लेक्चर्स मिलेंगे। उनके ऊपर हम नंबरिंग भी अभी डलवा देंगे जिससे आप और कंफ्यूज ना हो। लेकिन जो है आपको हर सेशन में जो मैं क्वेश्चंस पूछता हूं उसके नेक्स्ट सेशन में उनके आंसर्स देता हूं। तो पिछला सेशंस भी आप जरूर देखिए। तो आपके जितने भी अभी सेशंस ज्यादा नहीं निकले हैं, बर्डन आपके ऊपर नहीं होगा, तो उनको देखते हुए चीजें एकदम पेस में ले आइए और रोजाना जो है इनको फॉलो करिए। तो आपका एक छोटा सा सेशन जिससे आपका साइंस धीरे धीरे अच्छा स्ट्रांग हो जाए और पीसीएस एग्जाम्स में आपको काफी मदद मिल जाए, यही फोकस है। तो ये याद रखेंगे कि इस क्वेश्चन के लिए जब भी आप पेपर कॉपी पर पढ़ें तो ऊपर नॉर्थ डायरेक्शन होती है, नीचे साउथ डायरेक्शन होती है, यहां पर ईस्ट और यहां वेस्ट। तो इसको इस तरीके से कर देखिएगा, नहीं बनेगा तो मैं आपको कल बताऊंगा। तो होप ये सेशन आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, समझने आया हो। किसी तरह का कोई डाउट्स है तो इन सोशल मीडिया हैंडल्स पे आप लोगों के क्वेश्चंस आते रहते हैं, आप और भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, पीडीएफ मांग सकते हैं। तो कोई भी दिक्कत है तो आप फीडबैक दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे।